नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा का या कहें हमारे इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य 6 मार्च 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, घटनाएं हैं और जो खास एग्जाम पॉइंट्स हैं, उनका बारीकी से विश्लेषण करना है। और ये कोई साधारण न्यूज़ बुलेटिन नहीं है। हाँ, एकदम। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए ना एक स्मार्ट और सुव्यवस्थित ऑडियो नोट्स का काम करेगा। तो आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो हर तथ्य के पीछे का जो वाय है, जो कारण है और उसका जो व्यापक संदर्भ है, वो हमें समझाएंगे। धन्यवाद। और मैं बस यही जोड़ना चाहूँगी कि सिर्फ जानकारी का भंडार होना आज के समय में काफ़ी नहीं है। उसे परीक्षा के दृष्टिकोण से समझना, डॉट्स को कनेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बिना समय गवाए हम सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, इतिहास के झरोखे से। आज 6 मार्च है और स्लाइड नंबर 1 के अनुसार 6 मार्च 1957 को घाना ने ब्रिटेन से आज़ादी पाई थी। जी, घाना। हाँ, और ये उप सहारा अफ्रीका का पहला देश था जिसे आज़ादी मिली। इसके नेता क्वामे नक्रूमा थे और राजधानी अक्रा बनी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता और उपनिवेशवाद की समाप्ति से जुड़े प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वामे नक्रूमा पैन अफ्रीकनिज्म के बहुत बड़े नेता थे। मतलब ये सिर्फ एक देश की आज़ादी नहीं थी, एक तरह का एक ट्रिगर था बाकी अफ्रीका के लिए। बिल्कुल, एक डोमिनो इफेक्ट था। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये एक बहुत सॉलिड एग्जाम पॉइंट है। जी, अब आते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पर। 6 मार्च का दिन राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डेंटिस्ट डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दांतों और ओरल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और यहाँ जो एग्जाम पॉइंट निकल कर आता है वो WHO की गाइडलाइन से जुड़ा है। वो कैसे? देखिए, WHO के अनुसार ओरल हेल्थ को समग्र स्वास्थ्य का यानी ओवरऑल हेल्थ का एक बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अब स्वास्थ्य से जुड़े निबंध या पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पर अगर कोई सवाल आता है तो इसे मेंस परीक्षा में कोट किया जा सकता है। बहुत ही शानदार पॉइंट है। चलिए अब मध्यकालीन भारत की तरफ चलते हैं अपनी तीसरी स्लाइड पर। 6 मार्च 1508 को काबुल में मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं का जन्म हुआ था। बाबर के पुत्र। जी हाँ। और इनके प्रमुख युद्धों की बात करें तो 1539 का चौसा का युद्ध और 1540 का कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। और अगर हम कला और वास्तुकला के दृष्टिकोण से बात करें, जो कि आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो भारत में हुमायूं का मकबरा पहला गार्डन टॉम माना जाता है। पहला गार्डन टॉम मतलब चारबाग शैली का जो इस्तेमाल हुआ था। एकदम सही। परीक्षा में अक्सर इसका वास्तुकला से जुड़ा सवाल आता है, तो ये एग्जाम पॉइंट छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। अब इतिहास से विज्ञान की ओर मुड़ते हैं, स्लाइड 4। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। 6 मार्च 1869 को रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव ने अपनी पहली आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत की थी। जी। और ये परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास पर आधारित थी। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने भविष्य के तत्वों की भविष्यवाणी भी कर दी थी, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जनरल साइंस के लिए जो हमारा एग्जाम पॉइंट है वो ये है कि आधुनिक आवर्त नियम यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? हेनरी मोज़ले ने, राइट? बिल्कुल, हेनरी मोज़ले ने। और ये परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पर आधारित है, ना कि एटॉमिक मास पर। ये बेसिक डिफरेंस अक्सर फंसाने के लिए पूछा जाता है। अपनी 5वीं स्लाइड पर जो मॉडर्न हिस्ट्री से है। 6 मार्च 1915 को पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की पहली मुलाकात हुई थी। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। जी, और इसी मुलाकात में टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था और गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अगर हम मेंस या इंटरव्यू के नजरिए से देखें तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। दोनों के बीच राष्ट्रवाद को लेकर जो वैचारिक संवाद था वो आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। और अब इतिहास के इस सेगमेंट की हमारी आखिरी यानी छठी स्लाइड, ये खेल जगत से है। 6 मार्च 1902 को स्पेन में प्रसिद्ध रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। ये यूएफए चैंपियंस लीग के सर्वाधिक विजेता क्लबों में से एक है। स्पोर्ट्स जीके के लिहाज से प्रमुख खेल क्लबों की स्थापना तिथियां अक्सर वनडे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो ये एक डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट है। चलिए अब हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। नीतियां,
कूटनीति और तकनीकी नवाचार। स्लाइड 7 पर आते हैं। जी। गुजरात सरकार ने अपनी नई STI पॉलिसी यानी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2026-31 लॉन्च की है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड है। और इसका फोकस किन क्षेत्रों पर है? इसका मुख्य फोकस AI, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी पर है। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि राज्य स्तरीय इनोवेशन पॉलिसीज अब आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति से जुड़ा एक बहुत अहम विषय बन चुकी हैं। मतलब अब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्य भी इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर आक्रामक रूप से काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का बेहतरीन उदाहरण है ये। अब स्लाइड 8 देखिए। 11वां रायसीना डायलॉग 2026 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। जी, ये विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF द्वारा मिलकर आयोजित किया जाता है। बिल्कुल। और इस बार के मुख्य अतिथि थे फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। और इसका जो विषय था, जो थीम थी, वो वैश्विक सुरक्षा, भू राजनीति और इंडो पैसिफिक सहयोग पर आधारित थी। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि रायसीना डायलॉग भारत का सबसे प्रमुख जियोपॉलिटिकल सम्मेलन है और फिनलैंड का इसमें शामिल होना वो भी तब जब आर्कटिक क्षेत्र और नाटो में इतने बदलाव हो रहे हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम पॉइंट है। इंडो पैसिफिक पर तो दुनिया की नज़र है ही। चलिए अब स्लाइड 9 पर चलते हैं। असम का कार्बी एंगलोंग अदरक, इसे GI टैग प्राप्त है और अब इसकी पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप लंदन यानी UK भेजी गई है। ये पूर्वोत्तर के किसानों की आय बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार कदम है। और छात्रों के लिए जो फैक्चुअल एग्जाम पॉइंट है वो ये कि भारत में GI टैग प्रदान करने वाली संस्था का नाम ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री है, जो चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में है, बहुत बढ़िया। अब तकनीकी नवाचार की एक और बड़ी खबर, स्लाइड 10। मुंबई में भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना लॉन्च की गई है, जिसे सक्षम नाम दिया गया है। सक्षम, जी। इसका उद्देश्य है नागरिकों के कौशल का जो स्किल्स हैं उनका डिजिटल डेटा संग्रह करना, ताकि रोजगार योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके। AI इन गवर्नेंस यानी शासन में AI का उपयोग ये वर्तमान मुख्य परीक्षाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये सीधे सीधे डेमोग्राफिक डिविडेंड से जुड़ता है। एकदम सही। अब कूटनीति और वैश्विक घटनाक्रम की एक बहुत ही गंभीर खबर, स्लाइड 11। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है। जी, ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है। इससे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति तो बिगड़ी ही है, वैश्विक तेल बाजार भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम इसका तटस्थ विश्लेषण करें तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि हम तेल आयात पर बहुत निर्भर है, और पश्चिम एशिया के साथ जो भारत के द्विपक्षीय संबंध हैं, उन पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत को तो बहुत बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है इन स्थितियों में। बिल्कुल। चाबहार पोर्ट जैसे हमारे सामरिक हित भी तो उसी क्षेत्र में है। सही कहा। अब हम अपने तीसरे और अंतिम भाग में प्रवेश करते हैं, पर्यावरण, खेल और विविध नियुक्तियां। स्लाइड 12 एक बहुत ही सकारात्मक खबर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ये बहुत ही शानदार अचीवमेंट है। और जो एग्जाम पॉइंट यहाँ से निकलता है वो है मियावाकी तकनीक। जी, मियावाकी तकनीक का ही इसमें इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये जापानी तकनीक है जो तेज गति से घने वन विकसित करने के लिए जानी जाती है। शहरी हरित क्षेत्र यानी अर्बन ग्रीन कवर बढ़ाने में इसका उपयोग बहुत ही कारगर है और पर्यावरण के सेक्शन में ये अक्सर पूछा जाता है। अब स्लाइड 13 खेल जगत से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम प्रतिष्ठित लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट टीम बन गई है। ये बहुत गर्व की बात है और छात्रों को ये पता होना चाहिए कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स को खेल जगत का ऑस्कर कहा जाता है। ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स, बिल्कुल। स्लाइड 14 पर आते हैं। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष ASQ बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI द्वारा दिया जाता है। यहाँ जो कीवर्ड है वो है ASQ यानी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। ये अवार्ड पूरी तरह से यात्री संतुष्टि या पैसेंजर फीडबैक पर आधारित होता है, जो इसे और भी खास बनाता है। जी, अब स्लाइड 15 देखते हैं। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति, प्रवीण M खनुजा, इनको इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL का अंतरिम CMD नियुक्त किया गया है। PSU से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं।
EIL पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण PSU है, तो ये नाम याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं एक नई पुस्तक की, स्लाइड 16। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। ये किताब धीरज काकड़िया द्वारा लिखी गई है और ये महात्मा गांधी के संचार कौशल और उनकी नेतृत्व शैली पर आधारित है। SSC और स्टेट एग्जाम्स में सीधे तौर पर नई पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं, तो धीरज काकड़िया का नाम और पुस्तक का शीर्षक दोनों नोट्स में होने चाहिए। चलिए अब आज के विश्लेषण की अंतिम स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड 17। ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक हीट वेव प्रबंधन SOP जारी की है। इसमें सुबह कक्षाएं संचालित करना और पीने का पानी अनिवार्य करना शामिल है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हीट वेव यानी लू ये भारत में घोषित प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल है और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस में ऐसे राज्य स्तरीय SOP के मॉडल आंसर बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों, हमने आज के सभी 17 विषयों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण कर लिया है। अब जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे 4 सबसे प्रमुख पिन किए गए पॉइंट्स का। जी, रिवीजन बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, 11वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि रहे। दूसरा, गुजरात की नई STI पॉलिसी लॉन्च हुई, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का फंड है। तीसरा पॉइंट है, वाराणसी में मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल करके गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। और चौथा, मुंबई में AI आधारित कौशल जनगणना सक्षम लॉन्च हुई। और जो हमारी स्रोत सामग्री में भी एक बहुत ही बेहतरीन संदेश दिया गया है, मैं उस पर जोर देना चाहूंगी। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों को मेरी यही सलाह है कि आज के इन करंट अफेयर्स का रिवीजन आप जरूर करें। बिल्कुल, बिना रिवीजन के तथ्य दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। और अब मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज हमने एक तरफ सक्षम जैसे AI कौशल प्रोजेक्ट्स देखे जो रोजगार के नए अवसर खोज रहे हैं, और दूसरी तरफ मध्य पूर्व में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसे भू राजनीतिक तनाव। दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाएं हैं। हाँ, तो जरा सोचिए, आने वाले दशक में एक युवा उम्मीदवार के लिए वैश्विक रोजगार बाजार में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए तकनीक और भू राजनीति की ये समझ कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सभी उम्मीदवारों को आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ते रहिए। नमस्कार।